नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में बात करेंगे कब तक अधर में 69,000 की। जी हाँ, कब तक अधर में 69,000। 1.5 साल हो गए इनकी भर्ती होने को थी और इस पे परीक्षा भी हो चुकी थी। 4 लाख परीक्षार्थी इसमें अपना परिश्रम लगा करके परीक्षा में बैठ भी चुके थे और अब उम्मीद बंधी थी कि इस बार कम से कम 69,000 शिक्षक भर्ती हो जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर इन भर्तियों को पूरा किया जाए और उस आदेश के तहत कार्रवाई चल रही थी। आज सुबह 10 बजे काउंसलिंग, हर डेट पर काउंसलिंग शुरू होनी थी। सोचिए, रिजल्ट निकल आया, काउंसलिंग आज से शुरू होनी थी, लेकिन इसी बीच एक और कोर्ट का आदेश आ गया। अब कोर्ट का आदेश ये है कि अगली सुनवाई अगली तारीख पर होगी, यानी कि जुलाई में होगी। तो इसका 12 जुलाई को होगी। इसका मतलब ये है कि अब फिर ये लंबा हो गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 4 विवादित प्रश्न हैं, जिन पर जो बच्चे हैं और जो उन्होंने प्रश्नों पर जो प्रश्न खड़े किए, उसको लेकर के हाईकोर्ट ने कहा है कि इन विवादित प्रश्नों को यूजीसी के चेयरमैन के पास भेजा जाएगा और वहां से जब उनकी राय आएगी उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब ये मामला जुलाई तक खिंच गया है। कोर्ट का आदेश आएगा, उसके बाद फिर से इसमें सारी प्रक्रिया शुरू होगी। कोर्ट ने यहां तक कहा कि पिछले 8 तारीख से जो भी इसमें प्रक्रिया शुरू की गई है उस सबको रोक दिया जाएगा और अगली बार जो आदेश के मुताबिक इस पे काम किया जाएगा। इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम जो 69,000 शिक्षक हैं वो निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा कि अब आखिर कब मिलेगा उनको मौका, क्या मिल पाएगा, या एक बार फिर से सवालों के घेरे में रहते हुए ये इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी और शिक्षक घरों में मायूस पड़े रहेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मुझ पर उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला निपटने का नाम नहीं ले रहा। तमाम इंतजार के बाद बुधवार से राज्य के सभी डाइटों पर काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही हाई कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका को लेकर हाई कोर्ट ने यह रोक लगाई है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर एक बार फिर से रोक लगने से भर्ती अधर में लटक गई है। बता दें कि बुधवार से भर्ती को लेकर काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल इस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को अभ्यर्थी 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के सामने पेश करें। सरकार आपत्तियों को निस्तारण के लिए यूजीसी को भेजे। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 मई रखी गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में कोर्ट नंबर 26 में मामले की सुनवाई की गई। ये मामला अमिता त्रिपाठी व अन्य की ओर से दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। एक्सपर्ट का ओपिनियन आने के बाद अब आगे फैसला होगा। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। इन पदों के लिए करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कट ऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65% व आरक्षित वर्ग के लिए 60% की अनिवार्यता के साथ तय की थी। इस आदेश को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि सरकारी नियमों के हिसाब से भर्ती के लिए डाली गई याचिका पर सुनवाई हो और महाधिवक्ता हर सुनवाई में मौजूद रहें। हाई कोर्ट की एकल पीठ में इस तरह कई याचिका दायर हुई। एकल पीठ के फैसले को पुनर्याचिका के लिए दायर किया था।
जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने 6 मई को केस का फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने 6 मई को आदेश दिया था कि शिक्षक भर्ती सरकार के तय मानकों के आधार पर ही होगी। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया अगले 3 महीने के अंदर पूरी कर ली जाए। हालांकि यह केस एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गया है और शिक्षक भर्ती अधर में लटक गई है। स्पेशल डेस्क की न्यूज। जी हाँ, आखिर कब होगी शिक्षकों की भर्ती, ये है अब सबसे बड़ा सवाल। और हमारे साथ अभी तो फिलहाल एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनूप पटेल जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, और हम सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनूप पटेल जी, कि ये आखिर कब खत्म होगा ये सिलसिला, 69,000 शिक्षकों का जो भर्ती का मामला है, आखिर कब सुलटेगा, और क्या आरोप है? आपके तमाम आरोप लगाए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उसमें काफी लंबा ट्वीट किया है। जी प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में जो भी भर्तियां हो रही हैं और जो पहले भी हुई हैं, वो धांधली, नकल, अनियमितता, कोर्ट कचहरी, फिर इसके बाद स्थगन, फिर इसके बाद नई लिस्ट, इस प्रक्रिया को पूरा हुए बिना कंप्लीट नहीं होती है। ये जो 69,000 जो है शिक्षक भर्ती का मामला है, इस पे काउंसलिंग से पहले भी बहुत सारी खबरें आ चुकी थी। लगातार नकल की खबरें आई। व्हाट्सएप में जो है परीक्षा के तय टाइम से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, और इतनी बड़ी विसंगतियां हुई कि एक ही परिवार व एक ही सेंटर के बच्चों के सामान्य अभ्यर्थियों के समान अंक तथा टीटी परीक्षा में किसी तरीके से पास करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए गए। एक सेंटर में एक ही परिवार के लोगों के सर्वाधिक अंक कैसे आ सकते हैं? और इस मामले में लगातार जो है संलिप्त लोगों के एसटीएफ ने गिरफ्तारियां भी की। और उसके बाद साहब क्या हुआ? उसके बाद जो काउंसलिंग शुरू हुई, काउंसलिंग में जिस तरीके से इन्होंने कटाप रखा, कटाप में आपने ही बताया कि अनारक्षित वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60%। जी, कई ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिसमें 64% अंक पाने वाले समान वर्ग के अभ्यर्थी का चयन हो जा रहा है। ओबीसी वर्ग का 66.674% अंक पाने के बावजूद भी उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये प्रदेश के युवाओं के सपनों पे पलीता लगा रही है। कोई भी नियुक्तियां पूरी तरीके से आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते घोषणा करते हैं, हम इतने लाख रोजगार दे रहे हैं, उतने लाख रोजगार दे रहे हैं। हकीकत में क्या है? हकीकत में यह है प्रदीप जी कि उत्तर प्रदेश में युवाओं में बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर 1 पहुंच गया है। और जो चयनित हुए हैं उनके लिए भी दर्द की बात है, और जो नहीं चयनित हुए उनके लिए दर्द की बात है। इस तरीके का खेल ना खेले। जो वाजिब योग्य उम्मीदवार हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। मैं माननीय हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। सरकार को भी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका केसी जैन साहब। और आप ही सीधा रुख करेंगे कि ये 69,000 जो शिक्षक हैं, इनका जो वेटिंग लिस्ट है, इनका जो वेट कर रहे हैं, कब खत्म होगा? देखिए प्रदीप जी, माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की कि 1 महीने के अंदर इन लोगों की कट ऑफ जारी करके और सारी चीज़ें हो करके और भर्तियां हो जानी चाहिए, उसके लिए 1 से 3 महीने का समय माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। और उसके बाद में ये जो समस्या, ये नई समस्या जो उभरी, उसमें जो पेपर में 4 क्वेश्चन को लेकर के है कि 4 क्वेश्चन में कुछ लोग कह रहे हैं कुछ आंसर है, कुछ लोग कुछ आंसर है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया है कि एक्सपर्ट जो हैं वो उनके जो सही आंसर है उसको, उसके आधार पर जो मार्किंग है उसके आधार पर मार्क जो है लिस्ट जारी करके उस हिसाब से उनकी भर्तियां हों।
तो सारी समस्याएं दूर हो गई और जो कट ऑफ को लेकर के था, परसेंटेज को लेकर के था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको सही ठहराया उत्तर प्रदेश की उस चीजों को कि इस बार अभ्यर्थी ज्यादा थे इसलिए कट ऑफ जो है वो बढ़ाई गई है और जनरल की इसलिए कट ऑफ बढ़ाई गई, इसलिए लोग उसमें हाई कोर्ट गए थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें दिशा निर्देश जो जारी किया कि जो भी गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने तय की है वो सही है। लेकिन अब एक केवल एक छोटा सा मामला उसमें रह गया है क्योंकि कुछ लोगों का मामला मानना ये कि उसमें 2 आंसर सही हैं, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 आंसर सही है, दोनों भी आंसर सही हो सकते हैं और कुछ का मानना है एक आंसर सही है। तो उसमें थोड़ा सा है कि वो गाइडलाइन हो सकता है उसमें जनरल मार्किंग कर दी जाए या चारों क्वेश्चन हटा दिया जाए कि जिन लोगों ने भी वो 4 मार्क्स का आंसर दिया है उन चारों मार्कों को हटा दिया जाए या फिर उनको एक जनरल मार्किंग कर दिया कि प्लस 4 मार्क सबके, क्योंकि सामान्यतः जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं पेपर में और ये देखा जाता है कि उसमें 2 आंसर लगभग सही हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि एक्सपर्ट जब पेपर तैयार करते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि उसके दोनों ही आंसर सही होते हैं। ये मेडिकल में भी देखा गया है, इंजीनियरिंग में भी देखा गया है और भी तमाम सारे, यहाँ तक कि जो सिविल सर्विसेज है उसमें भी देखा गया है। तो प्रदीप जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें लगता है ये सारी चीजें बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी और एक्सपर्ट की राय आ जाएगी और उसके हिसाब से फिर जो भर्तियों में जो थोड़ा सा विराम लगा है ये समस्या दूर हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर आरपी मिश्र जुड़ चुके हैं, प्रदेशीय महामंत्री हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के। स्वागत है आपका मिश्रा जी, और सीधा आप ही का रुख करेंगे। क्या है मामला, क्यों नहीं हो पा रही है? 1.5 साल हो गया भर्तियां लटके हुए और उम्मीद जगी थी कि आज से काउंसलिंग शुरू हो रही है, भर्ती शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर वहीं पर खड़े हो गए हम। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को गुणवत्तापरक शिक्षा देनी है और गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षकों की होती है, शिक्षकों की बहुत भारी कमी है। ऐसे विद्यालय है जहाँ पर केवल एक ही शिक्षक काम कर रहा, 5 कक्षाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 पढ़ाने के लिए, कहीं 2 टीचर हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या थी और अगर सब अच्छी तरीके से किया गया होता, इसमें कहीं दोष न होता तो शायद ये नियुक्तियां हो गई होती। इतने दिनों से लंबी लड़ाई माननीय न्यायालय में चली, न्यायालय ने कहा कि नियुक्तियां की जानी चाहिए, लेकिन जो अब माननीय उच्च न्यायालय ने जिस रोक लगाई है वो वाजिब लगता है। अगर कहीं उनके उत्तर या कहीं उसमें कमी है तो उसको जरूर दूर कर लेना चाहिए था, पहले ही देख लेना चाहिए था। इस तरह की शिकायतें पहले भी हुई थी लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को चाहिए कि हमें जो नियुक्तियां की जानी है वो सही, उसमें शिक्षक पहुंचे जो क्वालिफाइड हो, अर्हता रखते हो, कहीं उसमें घालमेल न हो। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि जो चाहे पिछली सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, कोई नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं विवाद होता है, घोटाले होते हैं, लाखों रुपए घूसखोरी होती है, बहुत सारी चीजें यहाँ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक प्रकरण जा रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो पा रही। तो जो एक उद्देश्य है हमारे जो संविधान में संशोधन किया गया था, जो आरटीई अधिनियम बना था, जो गुणवत्तापरक शिक्षा सभी बच्चों को देने की बात कही गई थी, वो अभी भी अधूरी है। ये सरकार को भी समय लग गया, लगभग 3 वर्ष इसको भी हो गए, नियुक्तियां नहीं हो पा रही। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे हैं वो गुणवत्तापरक शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी समस्या का निदान हो और जो शिक्षक है, जो अर्ह है, योग्यता संपन्न है, उन शिक्षकों की भर्ती हो। ठीक है जैन साहब, आरपी मिश्रा जी कह रहे हैं कि 4 सवालों को लेकर के, तमाम खामियों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अधिकारियों के टच में थे, उनको बता रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा था। अगर पहले ही सुन ली जाती तो हाईकोर्ट ने भी ये बात कही है तो कोर्ट तक ये मामला जाता ही नहीं। देखिए प्रदीप जी, ये जो 4 सवालों को लेकर के विषय वस्तु है, लेकिन इसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई मामला न्यायालय में नहीं था। हम नहीं, लेकिन जो अभ्यर्थी और थे अब वो लगातार ऑब्जेक्शन कर रहे थे इस बात को लेकर के। देखिए प्रदीप जी, उसका जो कि पूरा क्लियर कट हमें नहीं पता है कि उसमें कितने अभ्यर्थियों ने उसमें आपत्ति की या नहीं की। आज जिस लड़के ने, गोंडा के जिस लड़के ने याचिका की है, उससे हमारे के न्यूज के सहयोगी ने बात किया, उसने बताया कि हम लोग लगातार अधिकारियों को बता रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए सबका ये अधिकार है और मैं भी जो है
तमाम सारे कंपटीशन में हम लोग भी भाग लेते रहे हैं और इन तमाम सारी दुश्वारियों से हम लोग भी जूझते रहे हैं। तो उन सब चीजों को हम लोगों ने स्वयं में अनुभव किया है। और ये बात सही है कि अगर न्यायालय में कोई मामला गया है और न्यायालय का स्वागत है कि न्यायालय ने उस पर दिशा निर्देश जारी किया है। सवाल ये उठता है कि न्यायालय जाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, और न्यायालय को इंटरफेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए प्रदीप जी, हमने आपसे पहले ही बताया कि ये पेपर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं तैयार करता है, ना तो कोई जो है न्यायालय का, ना तो कोई वकील इसको तैयार करता है, ये तो एक्सपर्ट ही तैयार करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की ही राय कभी कभी होती है, उनके हिसाब से ये होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल स्पष्ट आंसर इसमें से सी है, ABCD 4 आंसर है। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं एक बात समझना चाहता हूं। उन्होंने जो आंसर दिया, मैं एक बात समझना उन्होंने जो चाहता हूं। क्वेश्चन मार्क बनाया, ये तो उनके ऊपर है, उन्होंने क्या सोच वही जो क्वेश्चन बनाते समय जी। या पेपर चेक करते समय इसका ध्यान नहीं रखा जा सकता क्या कि हम एक ही सवाल के दो आंसर हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए बच्चों में? ऐसे सवाल रखे ही क्यों जाते हैं? प्रदीप जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो होता क्या है कि बारीक में और माइन्यूट में जाने पे तमाम सारी चीजों के कई आंसर हो सकते हैं, सामान्य आंसर उसका कुछ होता है। तो जिस एक्सपर्ट ने अपने हिसाब से पेपर तैयार किया और उसके कई सारे सेट भी तैयार होते हैं, उनमें से एक सेट चुन लिया जाता है। सामान्य प्रक्रिया जहां तक हमको पता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेपर जैसे लीक की बात होती तो पूरा सेट बदल के दूसरा पेपर आ जाता है, उसकी पहले से तैयारी रहती है। तो अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग पेपरों को तैयार करते हैं। रही बात इन 4 सवालों की, जिसपे हम लोग केंद्रित रहेंगे, उस मुद्दे पे आपके, जिसपे हम लोग डिबेट करने आए हैं, बात जिससे कि जनता तक आपकी बात पहुंचे जी। तो इन 4 सवालों का निर्णय आ जाएगा। हमने आपसे पहले ही कहा कि इसमें कट ऑफ को लेकर के अगर कोई समस्या है, अगर देखिए एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये सरकार भी कहती है, ये न्यायपालिका भी कहती है, हम लोगों की, लेकिन बेचारे 1.5 साल से और इंतजार कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है। और अगर किसी को ये लगता है कि नहीं मेरा ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन सही था और 4 अंकों से अगर मेरा नहीं, ये जनरल क्वेश्चन की बात है कि वो 4 जिन अभ्यर्थियों को लगा कि नहीं ये इसका आंसर सी आया रिजल्ट में, जबकि इसका आंसर बी होना चाहिए, अगर बी होता तो मेरा एक अंक बढ़ जाता, और अगर 90 कट ऑफ है अंकों की और हमारे 99, हमारे 89 है, 90 हो जाते तो हम भी उसमें शामिल हो जाते। ठीक, तो बिल्कुल उनको पूरा अवसर दिया जाएगा। और ये न्यायालय का निर्देश भी हो चुका है और बिल्कुल एक्सपर्ट की राय के बाद में उन समस्याओं को दूर कर ले। पहले भी इस तरह की समस्याएं आई हैं और वो दूर हुई हैं। हमने आपसे पहले भी बताया कि सिविल सर्विसेज में भी सिर्फ एक स्टेट नहीं, लगभग हर राज्यों में जो राज्य के इस तरीके के एग्जाम रहे हैं, उसमें इस तरीके की समस्याएं आई हैं, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट की कभी कभी अलग अलग राय होती है। सवाल यही उठता है साहब, आखिर ये समस्या आती क्यों है? नहीं, समस्या नहीं आनी चाहिए, ऐसे सवाल बनाए जाते हैं लेकिन जिसका सीधा आंसर हो। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं इससे सहमत हूं। मैं आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं आपके के न्यूज के माध्यम से कि इस तरीके की समस्याएं नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पेपर तैयार करते हैं, उनकी राय में इस तरीके की चीजें आती है, तो इस समस्या को दूर करने बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सारी चीजें दूर हो गई है। न्यायालय ने जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन थी कि 97 मार्क्स उसमें से जो पाने वाले लोग हैं वो जनरल और जो आरक्षित वर्ग के, उनके लिए 90 मार्क्स जो निश्चित किए थे, उसको जो है बाकायदा न्यायालय ने उसको उचित ठहराया है। तो कोई समस्या नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मात्र जो 4 अंकों का मामला है, हमें लगता है बहुत जल्दी एक्सपर्ट की राय आ जाएगी। ठीक है, और जो है भर्ती भी हो जाएगी। अनूप पटेल जी, तो जैन साहब कह रहे हैं सिर्फ 4 सवालों का मामला है, बाकी कोई मामला नहीं है और वो भी जल्दी सुलझा लिया जाएगा, एक्सपर्ट की राय आ जाएगी। 12 जुलाई को जब आगे सुनवाई होगी तो सब चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगी। देखिए जैन साहब जो कह रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा होता जी, सेटिस्फाइड होते जो है बच्चे जो अभ्यर्थी थे, तो अभ्यर्थियों आंदोलन नहीं करते। नहीं, वो तो मामला तो 4 सवालों का है ना। नहीं, 4 सवालों का कैसे है जी? आप इस पूरी प्रक्रिया को तमाम जो है जी मीडिया के माध्यम से आया है कि ये पर्चे, इसका जो है पेपर लीक हुआ है, एसटीएफ में गिरफ्तारियां हुई नहीं, लेकिन हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया, साइड कर दिया था। हम कह रहे हैं कि 4 सवाल की बात नहीं है, हम आपके सामने एक और वो रख रहे हैं जी। जो काउंसलिंग हो रही है उस पे से जो इन्होंने फाइनल लिस्ट घोषित किया है, तो इस पे से जो आरक्षण की भी हकमारी हो रही है जी भाई, उस पे 65% अंक के तहत अगर जो है सामान्य वर्ग की नियुक्ति हो रही है, आरक्षित वर्ग की जो है 60% में हो रही है, तो 66% पाने वाला जो है ओबीसी के अभ्यर्थी को चयन में क्यों नहीं रखा जाता है? दूसरी बात मैं कहूंगा कि जवाब ले ले। देखिए प्रदीप जी, ये या फिर हमारे अरुण भाई या फिर
जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं हमें नहीं कर रहा लगता इतने अरबी मेरे पास डाटा है। होंगे, इतने अरबी की होंगे हमें नहीं लगता है। देखिए मैं आपको देखिए, बताऊं, सुन लीजिए आपके साथ पहले अब हम बैठ आप सकते हैं। जवाब ले रहे हैं तो सुन नहीं, लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आप अनुभवी आदमी है, हमें नहीं लगता है कि आप इस सब मामलों से अनभिज्ञ होंगे, इसलिए मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूँ। जो जिन आप 66 नंबरों की बात कर रहे हैं कि ओबीसी के 66 नंबर वाला कहा जाएगा, ये मिनिमम, मैं वही बता रहा हूँ, ये मिनिमम मार्क्स होते हैं कि मिनिमम इतने वालों को शामिल किया जाएगा। तो इससे जितने भी ज्यादा है, किसी की 65% है, किसी की 66% है, कोई 90% लाया तो उसको क्यों नहीं शामिल किया जाएगा, उसको पहले शामिल किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पहले जो कटाफ जो भरी जाती है, तो पहले सबसे भरी जाती है उसमें से जो जनरल में जितने भी लोग आएंगे, अगर उसके 70% नंबर है और वो ओबीसी है तो उसको पहले भरा जाएगा, वहां पे उसको वहां पे अवसर पहले मिलेगा। इसीलिए क्या होता है कि जनरल की सीटें पहले भरी जाती हैं और जनरल की जब काउंसलिंग होती है, सामान्य प्रक्रिया जो है, हम लोग यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति की हम लोग खूब देखे, सारी चीजों को बहुत बारीकी से जानते हैं। जनरल में अगर उसके नंबर 67 है तो वो जनरल से ऊपर निकल गया, जनरल वाले 65 दिया गया मिनिमम, और 67 नंबर अगर ओबीसी वाले के हैं तो वो सीट ओबीसी पा जाएगा। अगर 70 नंबर है किसी के ओबीसी वाले के, पहले कटाफ भरी जाएगी जनरल वालों की जो 65% है, और 70% वाले का नाम सुन लीजिए, 70% अगर कोई 70 नंबर लेके आया है तो उसका कटाफ ऑटोमेटिकली उसका जनरल वाली लिस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जनरल वालों में ओबीसी वालों की संख्या और ज्यादा होती है। होता क्या है कि जनरल की जब काउंसलिंग होती है, लिस्ट भरी जाती है, लेकिन अब जनरल ओबीसी तो आरक्षित है ही है, ओबीसी तो आरक्षित है ही है, लेकिन जनरल में जो सीटें हैं उसमें बहुत सी सीटें ओबीसी और एससी के लोग इसलिए पाते हैं क्योंकि ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं। अनूप पटेल जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जी। मोदी जी और योगी जी की तरह हमारे प्रवक्ता साथी ने भी अच्छा भाषण दिया जी। जब मैं कह रहा हूं कि जब अनारक्षित के लिए 65% जो है मार्क्स अनिवार्य है, तो 65 से नीचे वाले का कैसे नियुक्ति हो रहा है, मेरा सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि एक ही सेंटर के, एक ही परिवार के, नहीं, एक मुद्दे पर बात करते हैं ना, इसका जवाब नहीं है। और एक पॉइंट ये भी है जी कि ओबीसी नहीं, आप ये गलत बात कह रहे हैं। 65 मिनिमम मार्क्स है, उसके नीचे किसी की भर्ती नहीं होगी। और मैं एक चीज सुन लीजिए, 4,10,440 अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए, और ऐसा नहीं है कि उसमें से 65% पाने वाले लोग पहले तो उन्हीं की भर्ती है। देखिए भर्ती जो होनी है वो जो है 69,000 लोगों की होनी है, और अभ्यर्थी जो है 4,10,440 लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो ऐसे में जहां पे अप्रोक्सीमेटली 69,000 लोगों की भर्ती होनी है, वहां पे आप जो 65% से नीचे की बात करें, कैसे चली जाएगी? ये तो मिनिमम कट ऑफ है। हमें तो उम्मीद ये है कि 65% मिनिमम रखी गई है, 60% मिनिमम रखी गई है, लेकिन ये कट ऑफ 80% से नीचे नहीं जाएगी। नीचे कैसे है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि 65 नीचे कैसे हो रही है? कहाँ पे नीचे? इसका नीचे? अरे पूरा मेरे पास आया, एक एक लड़के का नाम है उसके साथ। सुनिए, 2000 पेज की मेरे पास पूरी लिस्ट आई है, 2000 पेज की पूरी लिस्ट आई है मेरे पास में। ये हवा हवाई बातें मत करिए, हवा हवाई बातें मत करिए। किसका नंबर है आप बताइए ना, हमको नाम एड्रेस दीजिए, कोर्ट में जाइए आप। 65% रखा गया है, किसके हो गए 64%? अगर किसी के 64% है, जनरल में है, सुन लीजिए, आपने आरोप लगा दी, जवाब सुनिए। अगर किसी के पूरा जवाब ले लीजिए, अनूप पटेल जी पूरा जवाब ले लीजिए, जैन साहब पूरा जवाब दे लीजिए। नहीं आरोप बात नहीं, पहले जवाब अनूप जी पहले जवाब सुन लीजिए ना, पहले एक एक करके जवाब लेते चले। ठीक है जी, जवाब ले लीजिए अनूप जी, पहले जवाब ले लीजिए, उसी के साथ जोड़े। ठीक है, 0.4%, हाँ 0.4% का अंतर है समान वर्ग के जो है कट ऑफ में और ओबीसी का। लगभग 18,000 की भर्तियां होंगी जो ओबीसी कोटे से आएगी। इसमें से ये कैसे संभव है कि मात्र 0.4% का ही अंतर है साहब? तो आप आरक्षण के दायरे को, ये संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है, आप उसको भी वायलेट कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि सब कुछ ओके। अगर ओके होता तो भर्तियां नहीं रुकती, लगातार छात्र आंदोलित हैं। आपने गड़बड़ी किया है, जो नियुक्तियां जिन बच्चों की उनके साथ। लेकिन अनूप पटेल जी, लेकिन हाईकोर्ट में इस बात का संज्ञान नहीं लिया। न्यायालय में भी भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय में भी भरोसा नहीं है। न्यायालय सरकार है क्या? न्यायालय सरकार तो नहीं है। अध्यादेश लेके आ जाइए ना। नहीं तो आप अध्यादेश लेके अध्यादेश तो कोई नहीं आएगा, आपको फिर क्या आपत्ति है? आप उसको अध्यादेश क्या आपत्ति है आपको? मुझे आपत्ति है
आपत्ति न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है आपको? 100% है। आज न्यायालय ने तो रोका है, आप तो अपनी मनमानी कर रहे थे जी। आप तो मनमानी, आपकी मनमानी को किसने रोका है? माननीय हाईकोर्ट ने रोका है जी। आपकी कोई भी भर्ती जो है बिना धरना प्रदर्शन के, देश बिना को जो है कोर्ट में जाए हुए कैसे? घोटालों में झोंकने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी घोटाला क्या बात कर रहे हैं? 69,000 का सामने घोटाला है। घोटालों पे घोटाला करने वाली पार्टी अच्छा घोटाला उसी में बीच जाए और आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है। अपनी डिबेट करी जाए। केवल भरोसा आपको एक आदमी पे, राहुल गांधी जी पे। ना आपको भरोसा नहीं न्यायालय आपके पे, सामने मैं भर्ती का घोटाला कर रहा हूँ, न्यायालय पे आपको भरोसा नहीं है। जी। न्यायालय ने आपको डांटा है, आप स्पष्ट हो जाइए कि आपको डांटा है। अनूप पटेल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि न्यायालय ने सिर्फ 4 सवालों को संज्ञान में लिया है और कोटे का कहीं भी उसमें संज्ञान नहीं लिया है। अगर कोटे में कोई दिक्कत होती तो कोर्ट संज्ञान लेता ना। आएगा जी, आएगा, हमारी बात हुई है। मतलब हम क्या ये समझे ये अभी लटकाएगी उस मामले को। जी। आप एक साथ नहीं जा सकते न्यायालय। क्योंकि ये दोनों मामलों को सुन लीजिए। अगर आपके पास लोग हैं, आप दोनों मामलों को एक साथ न्यायालय नहीं जाना चाहिए जिससे कि समय बचे। लेकिन आप केवल जो है नौजवानों के भविष्य को अकेले में रखना चाहते हैं। अभी आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं, निर्णय पे भरोसा नहीं। अभी आप कह रहे फिर जाएंगे न्यायालय। ठीक है, ये स्वागत है, लेकिन सिर्फ समय का बात करेंगे और कुछ नहीं। जब कोर्ट आपको जो है उंगली दिखाता है, नहीं सही करते, ठीक है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अनुप जी, वक्त एक ब्रेक का हो चला, एक छोटा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ में आरपी मिश्रा साहब भी जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये भर्तियां हो क्यों नहीं रही है, कहां अटक रहा है ये नदी का पानी। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो 69,000 शिक्षकों को की भर्ती होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही, क्यों बार बार कोर्ट में जाकर के लोग ये रुक रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे इस लिहाज से बढ़ाएंगे कि क्या कोर्ट में मामला सिर्फ 4 सवालों का है या और भी कुछ मामला, जैसे अनूप पटेल सवाल उठा रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग के साथ में भी गड़बड़ी की जा रही है लेकिन कोर्ट ने उसका संज्ञान नहीं लिया। इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा रुख करेंगे डॉक्टर आरपी मिश्रा जी का। डॉक्टर आरपी मिश्रा साहब, आपने कहा कि तमाम बार अधिकारियों को सचेत किया गया, सजग किया गया, लेकिन वो सुनते नहीं है। और आप तो बड़े अनुभवी हैं, लगातार कई सालों तक पढ़ाया भी है, शिक्षक भी रहे हैं और आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। क्या लगता है गड़बड़ी कहां होती, क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता कोई भी वेंचर? देखिए, अगर ये नियुक्तियां करने के लिए सारी व्यवस्थाएं सही ढंग से की गई होती तो आज ये दिक्कत नहीं होती। आरोप इसमें बहुत लगे, 1 साल से ऊपर हो गया, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं इस पर,
अब जो मामला आया है कि वो प्रश्न समान है, जो नहीं होना चाहिए, कम से कम जो पेपर बनाते, पेपर सेट करते हैं, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और ये सरकार इस चीज को गंभीरता से, ये सरकार भी नहीं, पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार था नियुक्तियों में, और इस सरकार में मुझे लगा था जब नई सरकार आई थी, कम से कम नियुक्तियां हमारी साफ सुथरी होगी, योग्य अभ्यर्थी पहुंचेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह की अपेक्षाएं थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उदाहरण दे रहे कालीचरण इंटर कॉलेज लखनऊ में बीटीसी अनिवार्य है कि वहाँ प्राइमरी की अगर नियुक्तियां होंगी तो योग्यता के लिए बीटीसी होना चाहिए। वहां पर 15 नियुक्तियों की अनुमति मिली, वो जैसी भी स्थिति में मिली। 21 वेतन पा रहे बीटीसी अभ्यर्थी योगी वर्मा हाईकोर्ट गई, जो हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा रही सरकार ये, और वहां पर माननीय सांसद देखते, उसके प्रबंध समिति में के समय कैबिनेट मंत्री और विद्यालय की प्रबंध समिति, वहां रूबी वर्मा जी हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने जांच की और पाया विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर महेंद्र नाथ राय कूट रचना के दोषी हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 बीटीसी अभ्यर्थी थे, एक की भी नियुक्ति नहीं की गई, क्योंकि मोटी डीलिंग के आधार पर, और चूंकि सब सत्ता से जुड़े लोग वहां पर प्रबंध समिति में है, इसलिए आज भी वहां न्याय नहीं मिल पा रहा। वो बेचारी रूबी वर्मा और उसी तरह जो योग्य अभ्यर्थी थे, उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही। तो राजधानी लखनऊ में कालीचरण इंटर कॉलेज में जहाँ 15 नियुक्तियां होनी थी, छात्र संख्या नहीं थी, 21 का वेतन निकला, शिकायत की गई, जांच हुई, डीएस ने जांच की, कार्रवाई के लिए लिखा गया, वो कुछ नहीं रहा। तो यहाँ पर भी यही स्थितियां हैं कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई। और सबसे बड़ी चीज मुझको कष्ट होता है कि गुणवत्ता परक शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए, और वो इन्हीं विवादों में नहीं मिल पा रही। जो अधिकारी हैं, जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई कभी नहीं होती। अगर अधिकारियों पर कार्रवाई होने लगे तो निश्चित रूप से इस तरह की गलतियां जो हो रही वो आगे नहीं हो, लेकिन वो नहीं हो पाता। और सफर कौन होता है? वो बेचारे बच्चे। ठीक है, आपका जवाब जैन साहब से दिलवा देते हैं। संविधान के तहत दी जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैन साहब कह रहे हैं कि अधिकारियों, जो भ्रष्ट अधिकारी, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। कालीचरण में लगातार प्रिंसिपल रहे लंबे समय तक, और अपना दुख बता रहे हैं कि कैसे कोर्ट के आदेश का पालन तक नहीं करा रहे अधिकारी। देखिए प्रदीप जी, की हो सकता है कि आदरणीय आरपी जी को ये लग रहा हो कि इस तरीके का पालन नहीं हुआ, लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और वो मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो भ्रष्ट अधिकारी उन पे तो कार्रवाई डायरेक्ट हुई ही हुई है, लेकिन जिन भी अधिकारियों को ये देखा गया कि वो लापरवाह हैं या काम नहीं कर रहे हैं या उनकी कार्य में शिथिलता है, ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार ही है कि बैठे रहिए, तनख्वाह लीजिए और काम न करिए। उनको भी हटाने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जबरन वीआरएस देकर के उनको ये काम किया गया है। लगभग हर विभाग में आप देखिए 1200 से 1300 इस तरीके के अधिकारी है, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, और यहाँ तक कि बड़े अधिकारियों तक पे भी इस तरीके की कार्रवाई की गई। और ये कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि एक अधिकारी पे कार्रवाई कर दी गई। होता क्या है कि जब भी इस तरीके की कार्रवाई होती है, वो कहते ना कि हानि का एक चावल देख लीजिए, पता चल जाता है पका है नहीं पका है। ठीक है। तो एक कार्रवाई जब इस तरीके के अधिकारियों पे कार्रवाई होती है तो बाकी अधिकारियों के अंदर कहीं ना कहीं एक भय पैदा होता है। लेकिन भय नहीं काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात है काम नहीं करेंगे तो उनको हटना पड़ेगा। आरपी मिश्रा जी का, आरपी मिश्रा साहब, आप तो कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, और जैन साहब कह रहे हैं कि वीआरएस की जगह लोगों को सीआरएस दिया गया है, जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया गया है, कार्रवाई तो हो रही है। नहीं, कहीं नहीं हो रही। वहां पर बराबर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को पत्र लिखा, वहां से आया कार्रवाई के लिए, जो जिला विद्यालय हाईकोर्ट के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने जांच की, पाया कि इसमें गलत किया गया है। अभ्यर्थी जो योग्यता से नहीं लिए थे, जो बीटीसी क्वालिफाइड थे, उन्हीं की अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए, उनका नहीं किया गया। वहाँ पर ऐसी शिकायतें मिल रही, जो घर में झाड़ू लगाता वहाँ उसकी भी नियुक्तियां वहाँ हो रही। डॉक्टर आरपी मिश्रा जी, आप सीधा सवाल केसी जैन साहब से पूछ सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर महेंद्र नाथ राय आज भी वहाँ पर है, क्योंकि उनका सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कोई कार्रवाई जीआरएस की रिपोर्ट में कहा यहाँ प्रधानाचार्य कूट रचना के दोषी है, दूसरी नियुक्तियां की जाए, कार्रवाई की जाए, सब पड़ी हुई।
हम लोग बराबर मिले, जो कैबिनेट मंत्री है वहाँ सदस्य कार्यकारिणी में है, उनसे मैं मिला, मिल करके मैंने ज्ञापन दिया, उम्मीद थी कार्रवाई कराएंगे, उन्होंने कहा मैंने अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपके स्कूल का मामला है जहां पर आप प्रधानाचार्य रहे हैं। हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। कोर्ट की बात अगर हम कहें तो कोर्ट ने सिर्फ 4 प्रश्नों का ही संज्ञान लिया है ना, और आरक्षण का तो कहीं कोई संज्ञान लिया नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जी जी सही है, जी सही कह रहे हैं। देखिए जो 4 प्रश्न वाला मामला है ये गंभीर है, इसमें बच्चे प्रभावित होंगे, उसमें आ सकते नहीं। जो हाईकोर्ट ने जो भी निर्णय किया है वो सही किया है, इसकी होनी चाहिए, लेकिन इसमें शिकायतें और किसी तरह से निपटी है, जैसे युवा भी कह रहे थे निपट जाएंगे, ये भी 7 जुलाई तक जो डेट लगी है उससे निस्तारित हो जाएगी। तो हमारा तो ये करना है कि जैसे धरती वहाँ शिक्षण कार्य के लिए आए तो वहाँ शिक्षा दे, सरकार ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापरक शिक्षा दे, यही हमारा है। ठीक है जैन साहब, सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने कहा कि पिछले 8 तारीख से जो भी प्रक्रिया शुरू हुई है उसको रद्द कर दिया जाए, गड़बड़ी है उसमें? नहीं देखिए, बिल्कुल जो अभी जो निर्णय आया है जी, और उसमें चूंकि 4 क्वेश्चन का मामला फंस जाता है, ऐसे में देखिए नहीं उसमें पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाया ना। हाँ, पूरी प्रक्रिया मैं वही बता रहा हूँ। देखिए जो 65% जनरल मार्क्स के और 150 मार्क्स का पूरा पेपर था, ऐसे में जनरल के लिए 97 मार्क्स लाना और ओबीसी और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए मिनिमम 90 मार्क्स लाना अनिवार्य था, 90 मार्क्स 60% के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में जो सवाल जो है वो यही वापस इसी पे आता है कि अगर 90 मार्क्स होने चाहिए, 90 मार्क्स होने चाहिए, और अगर किसी के 89 मार्क्स हैं, उसको लगता है ये सवाल मेरा एक सही है, और ऐसे में वो अभ्यर्थी छूट जा रहा है कट ऑफ में। जरूरी नहीं कि वहां तक लिस्ट पहुंचे, ये तो मिनिमम कट ऑफ है, ये मिनिमम के लिए है। लेकिन अगर वो भर्ती 100 नंबर तक रुक जाती है, 98 नंबर तक रुक जाती है, या लगता है 110 नंबर तक रुक जाती है, तो ये मिनिमम कट ऑफ ये है कि इन अभ्यर्थियों के बच्चों को शामिल किया जाएगा उसमें जिनको सिलेक्शन होना है, नहीं उनके लिए मिनिमम मार्क्स है। नहीं, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि मुख्यमंत्री की मंशा अच्छी है इसमें कोई, लेकिन अधिकारीगण कहीं ना कहीं अपना खेल कर ही देते हैं। नहीं देखिए प्रदीप जी, इसमें वही बात आ जाती है जो 4 मार्क्स की बात है और उसी को लेकर के है। लेकिन ये अगर 4 मार्क्स किसी को लगता है कट ऑफ मेरी जो है 86 मार्क्स है, 4 मार्क्स और होते, चारों अगर क्वेश्चन सही मान लिए जाए तो हमारे 90 पहुंच रहे हैं, हम कम से कम कट ऑफ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये मिनिमम कट ऑफ है। अगर आप अनूप जी का सवाल दूसरा है। जी अनूप जी का सवाल शायद मुझे लगता है, क्यों अनूप मैं गलत कर रहा हूँ कि अनूप जी, क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि सामान्य का 65% और ओबीसी का 60%? जी यही, हाँ, जब उसके नीचे 65% से अगर नीचे समान वर्ग का अभ्यर्थी का अंक है तो उसका चयन कैसे हो गया, सवाल मेरा ये। चल जैन साहब, नहीं देखिए, ऐसा कहीं पे जानकारी में नहीं आया है, ये केवल और केवल एक र्यूमर है, इस तरीके की कोई बात नहीं आई है। ये मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ है ये, और इससे नीचे लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी, अगर ये लगता है कि इससे कम अंक हैं किसी की, या हमारे उसमें से 4 लाख अभ्यर्थी में से कोई भी 60% नंबर लेके नहीं आ पा रहा है, 4 लाख अभ्यर्थी में से जो हमको जो है 69,000 कैंडिडेट चाहिए, वो अगर 65% मार्क्स नहीं ला पा रहे, 60% मार्क्स नहीं ला पा रहे, तो हो सकता है जरूरत पड़ेगी तो कट ऑफ डाउन होगी। लेकिन बिना घोषणा किए ये कह देना कि उसमें से जो 65% से कम है उनको शामिल कर लिया, जैसे पिछली बार 40% और 45% था उसमें कट ऑफ। लेकिन इस बार चूंकि अभ्यर्थी ज्यादा है, सिलेक्टेड लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ को बढ़ाया गया। अभ्यर्थी तो जो छात्र इसमें से, जैन साहब, अभ्यर्थी तो हमेशा ज्यादा होते हैं और सीटें होती 400, लोग 4 लाख लोग एप्लीकेशन देते हैं यूपीएससी में, तो आपने वही बात मैं कह रहा हूँ कि इस बार चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या 4,10,000 और हमारे पास सीटें हैं 69,000, ऐसे में इसलिए उस मार्क्स को बढ़ाया गया। जो छात्रों का विरोध था, जो इसमें भाग लेने लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उनकी जो पूरी सीटें थी, क्या उनको मिल गई? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, पहले जो भर्ती होती है, जो आरक्षित और अनारक्षित की बात है, पहले भरी जाती है अनारक्षित सीटें। अनारक्षित जब भरी जाती है तो उसमें बहुत सारे लड़के, आरक्षित वर्ग के भी लड़के अनारक्षित में भर जाते हैं। उसके बाद में भरी जाती है ओबीसी और एससी की सीटें, उसके बाद भरी जाती है, जिससे कि उनके साथ अन्याय ना हो। जो जनरल छात्रों से
जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनसे योग्य, उनसे ज्यादा अगर कोई नंबर पाने वाला है तो उसका एडमिशन, उसको सीट जनरल सीट में मिलेगी। नियम बदल गए हैं। अब अगर ओबीसी का या एसटी का कोई कैंडिडेट है तो उसको सामान्य कैटेगरी में नहीं लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रदीप जी। पहले सबसे देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि 50% आरक्षण हो गया फिर तो जनरल का जी, अगर ऐसा है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, यही आरोप लगते हैं ना। ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रदीप जी। ये पहले की जिस प्रकार से अगर कहीं पे सामान्य सीट है, जिस प्रकार से इलेक्शन में है, जिस प्रकार से एडमिशन में है, उसी प्रकार से आरक्षण प्रक्रिया पूरी लागू है आपके किसी भी नौकरी में भी। ठीक है, तो ये पहले से जनरल को ही भरा जाता है। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनूप जी अपनी बात रख लीजिए जी। ये सच है कि लिखित रूप में ऐसा कुछ नहीं है जी, बट गुजरात हाईकोर्ट ने, मैं उत्तर प्रदेश पे चूंकि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं हुई, लेकिन कई भाजपा शासित राज्यों में ये तय किया गया है कि जो 50% है वो उसका कोटा जो है जनरल कैटेगरी को उसी से भरा जाएगा, जो दलित पिछड़े हैं वर्ग से आते हैं उनसे नहीं भरा जाएगा। कई ऐसे जो है आदेश संज्ञान में आए। नहीं, यूपी में तो नहीं है ना। यूपी के मामले में लिखित में नहीं है जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है नियुक्तियां जो हुई है उस पे जो है संवैधानिक रूप से जो अरे तो आप हाईकोर्ट जाइए, हवा में बातें क्या कर रहे हैं आप? हाईकोर्ट तो गए, आप हवा में बातें कर रहे हैं ना। ये आप लाइए हमारे पास लाइए, मैं जाऊंगा, मैं भी हाईकोर्ट का दूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं सरकार के खिलाफ जाऊंगा। ये अच्छी बात है, जानकार करें। अगर ऐसा कुछ है तो मैं सरकार के खिलाफ जाऊंगा, आपके लिए मैं जाऊंगा हाईकोर्ट में। ये बड़ी बात जी। देखिए 3 मसले हैं, बीजेपी से है ये तो बीजेपी के हैं तो भाई मानेंगे नहीं। 3 मसले पहले, अरे नहीं भाई वो करें क्या, नहीं हवा में बात कर रहे हैं। अगर इस तरीके का मुकदमा देखिए, अगर कहीं पे ओबीसी और एसटी लोगों पे कहीं पर भी उनके अधिकारों का हनन हुआ है, मैं आपके लिए हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करूंगा। आपके लिए मैं हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करूंगा। ऐसी घोषणाएं ही जो है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी 50 लाख है, तो योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी से भी बड़े जो जुमलेबाज निकल गए। वो तो उन्होंने घोषणा बीच में किया कि हम 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 20 लाख लोगों को रोजगार। अरे भाई रोजगार देने की बात आप करिए ना, रोजगार क्यों करते हैं? आप हाईकोर्ट जाइए, आप हाईकोर्ट जाइए ना उसके खिलाफ। अगर आरक्षण मत करिए, अगर कहीं पे आरक्षण की अवहेलना हुई है, आरक्षण का अतिक्रमण हुआ है, अगर अतिक्रमण हुआ है उस आरक्षण के अधिकारों का, बिल्कुल आप जाइए हाईकोर्ट, मैं जाऊंगा। ये बात हवा में बात मत करिए आप। क्यों ऐसा नहीं, हवा में बात कर रहे हैं ना, जो चीज है नहीं। उदाहरण दो, देखिए अब आपके कपड़ों को मैं लाल कह दूं, अपने को लाल क्यों पहने हैं, ये तो यही बात हो गई। कस्तूरबा गांधी विद्यालय पे जी आप अभी 3-4 दिन पहले की घटना, नहीं मुद्दा इसी पर रखेंगे। अनूप पटेल जी, अनूप से ही संबंधित है। अनूप पटेल जी मामला इसी पर रखेंगे। 69,000 शिक्षकों पर ही मामले को रखेंगे। मैं अनियमितता की बात कर रहा हूँ जी। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उसमें एक शिक्षिका जी 25 स्कूलों से जी लगातार जो है वेतन ले रही थी, इससे बड़ी अनियमितता। अनूप पटेल जी, ये मामला पहली बार का नहीं है। ये मामला चाहे सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, जितनी किसी की भी सरकार रही हो, ऐसे तमाम मामले निकल के आते रहे हैं। और इस बार फर्जी, एक मिनट सुनिए, फर्जी मार्कशीट को लेकर के जिन लोगों ने लंबे लंबे समय तक नौकरी की है, इस सरकार ने उसको निकालने का भी काम किया है। जी इतनी बड़ी, क्या सो रहे थे लोग? ठीक है, क्या प्रशासन में सो रहे थे? और जो मेरे 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट बोल खत्म करूंगा। मैं अगर आप कहें तो मैं जरा मिश्रा जी को इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर आते वापस। आरपी मिश्रा जी, सवाल यह उठ रहा है कि अनूप पटेल जी सवाल उठा रहे हैं कि आरक्षण में भी कुछ गड़बड़ किया गया है। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ गड़बड़ किया जाता तो हाईकोर्ट तो उसको संज्ञान में लेता ना? हाईकोर्ट ने तो संज्ञान में लिया नहीं उसको। अब आप कह रहे हैं तो इस तरह की चूंकि चर्चाएं हुई थी, बात उठी थी, आरोप लगाए गए थे कि आरक्षण में भी गड़बड़ी की गई है। अब कोर्ट ने उसको संज्ञान नहीं लिया तो अब उसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोर्ट में जो भी निर्णय, जो भी विचार हुआ, केवल इन्हीं विषय को लेकर के किया गया जो जुलाई में जवाब देना। लेकिन ये आरोप लगे थे, आरोप अनियमितताओं के भी लगे थे, आरोप ये भी लगे थे कि एक ही परिवार के कई लोग सिलेक्ट हो गए, उनका एक ही विद्यालय में सेंटर पड़ा, ये कैसे संभव था? इस तरह के आरोप थे। अब कोर्ट ने अगर संज्ञान में नहीं लिया तो कोर्ट का मामला, उसके आगे तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन इन नियुक्तियों में निश्चित रूप से अनियमितताएं हुई है और अनियमितताओं चलते इतना डिले हुआ, जो नियुक्ति नहीं हो पा रही, शिक्षक के विद्यालय में नहीं पहुंच पा रहे, बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और अगर एक स्थिति आई कि यहाँ से सरकार सजग हुई कि हम इन्हीं को भर्ती करा देंगे, तो फिर जो व्यतीत थे, जो पीड़ित पक्ष था, वो फिर माननीय न्यायालय गया। तो अभी ये न कहिए कि मैं केवल इसी से ये निपट जाएगा जुलाई में। हो सकता है जो और आरोप है, उन आरोपों पर दूसरे अभ्यर्थी जा सकते हैं। आज हो सकता है कोर्ट में और उठाई गई हो, क्योंकि वो देखा नहीं कि रिट में क्या है, क्या फाइल किया गया था, किस आधार पे उन्होंने निर्णय दिया है, जो जुलाई में डेट लगाई है उसकी। लेकिन और भी हो सकता है, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, वो यहाँ से लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक वो दौड़ रहे, इसमें अनियमितताएं हुई। अगर लोग दौड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ हुआ है, ऐसे कोई आवाज नहीं उठाता। अगर साफ सुथरी ढंग से ये नियुक्तियां की गई होती तो इस तरह के आरोप न लगते, इस तरह के धरना प्रदर्शन, इस तरह का आंदोलन न हुआ होता, और इस तरह से माननीय न्यायालय में ये 1.25 साल से प्रकरण लंबित नहीं होता। ये अब तक नियुक्तियां हो गई। ठीक है मिश्रा जी, सर जवाब ले लेते हैं। जैन साहब कह रहे जहां धुआं वहीं पराग है, और कह रहे कि एक ही स्कूल में एक ही कई छात्र कैसे सिलेक्ट हो गए और कैसे दबाव हुआ, उसका भी तो संज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। देखिए प्रदीप जी की अभी तो ये तो हुआ नहीं कि उनका सिलेक्शन है, नहीं अभी तो सिलेक्शन तो किसी का हुआ नहीं, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ ना, आपसे तो काउंसलिंग शुरू हो जाती है। देखिए जो मार्किंग की बात है, और रही बात ये जब पूरा मामला माननीय उच्च न्यायालय के जो है दिशा निर्देश में सारी चीजें तय हो रही हैं तो ऐसे में जो सवाल आरपी जी ने जो उठाया कि अगर कुछ और लोग जाएंगे, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन लेकर के अभी तक अभ्यर्थी गए न्यायालय में। नहीं, आपका जो सवाल था अभी तक जैन साहब, आपका जो सवाल था कि अगर आरक्षण में गड़बड़ी हुई होती तो संज्ञान लेता कोर्ट, या दूसरी धांधली हुई होती तो संज्ञान लेता कोर्ट। आरपी मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक ही विद्यालय में कई लोग कैसे टॉप कर गए, इसका भी तो संज्ञान नहीं लिया कोर्ट ने। नहीं, देखिए अगर कहीं पे कोई सिलेक्ट हो रहा है तो जब तक कि उसमें किसी भी प्रकार के कोई तथ्य ना हो तो ये कह देना कि एक सेंटर पे 4 बुद्धिजीवी नहीं बैठ सकते हैं, मैं इस चीज को खारिज करता हूँ, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। दूसरी बात ये कि जिस बात को लेकर के न्यायालय में छात्र गए, जो अभ्यर्थी गए उसमें जिनका सिलेक्शन होना था, उन चीजों को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। सबसे मेन ये चीज थी कि हमारा 40, लेकिन कह रहे ना कि आगे अभी कोर्ट पे जाएंगे लोग, ये मामला यही रुकने वाला नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए प्रदीप जी, क्या होता है कि जिसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, हर कोई चाह रहा है हमारा, ये बात तो ठीक है जी। और जो चीज अभी आपने कही कि जगह निकलती, पोस्ट निकलती है 10 और अभ्यर्थी होते उसमें 1000, तो ऐसे में अब 4 लाख अभ्यर्थी हैं, 4,10,000 अभ्यर्थी हैं, सिलेक्शन होना है 69,000 लोगों का। तो ऐसे में जिनको भी लगता है कि मैं न्यायालय चला जाऊंगा, मुझे कुछ राहत मिल जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो और कहीं ना कहीं तमाम ट्रायल दायर हो, लेकिन कोर्ट क्यों संज्ञान मिलेगा ना। देखिए संज्ञान पता है जी, कोर्ट ने, वही मैं कह रहा हूँ, ये लोग गए, कोर्ट ने उसकी सुनवाई की, भर्ती पे रोक लगा दी, 1.5 साल तक सरकार को इंतजार करना पड़ा। आखिर में तारीख के बाद में सारे पक्षों को सुनने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय जो निर्णय दिया, कहा कि जो कट ऑफ है, आपने जो एक कट ऑफ मिनिमम रखी वो ठीक है, कि 65% और 60% जो कट ऑफ रखी है वो 40% 45% के एवरेज में, जो कि 4 लाख अभ्यर्थी है, ठीक है, और उसको ओके कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये लटकाने का ही तो काम किया गया। अब आप सरकार की मंशा, लेकिन आप ये तो मानेंगे सवाल तो गलत है ना। देखिए न्यायालय, जैन साहब सवाल गलत है, तभी तो यूजीसी के चेयरमैन जाना ठीक है। देखिए प्रदीप जी, मैं वो कह रहा हूँ कि न्यायालय में जाना ठीक है, लेकिन अब जब 4 लाख अभ्यर्थी है, देखिए किसी के साथ अन्याय होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आज, देखिए 4 लाख के 4 लाख लोगों का सिलेक्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक बात। हाँ, हो ये सकता है कि जब हम 69,000 भर्ती निकालें और उनमें से 67,000 ही फार्म पड़े, तब सबका सिलेक्शन हो जाएगा। वो तो ठीक है, अलग बात हो गई। किसी के साथ अन्याय तो नहीं होना चाहिए ना, अन्याय नहीं होना चाहिए, सब लोग गए, लेकिन अब तो निर्णय आ गया न्यायालय का, अब तो सब लोगों को संतुष्ट होना चाहिए। जी, अभी न्याय आरपी मिश्रा जी के पास चलते हैं। जिन मुद्दों को लेके गए उसमें निर्णय आ गया ना, एक नए मुद्दे पे रिट पड़ी है, उस पर सुनवाई हो रही है कि 4 क्वेश्चन को लेके अलग बात है, ठीक है। लेकिन अभी तक का जो सवाल था वो सरकार के पक्ष में, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसके विरोध में जो लोग गए, उसके विपक्ष में निर्णय आया है, और जो सरकार की गाइडलाइन थी उसके पक्ष में आया है।
कहीं पे भी कोई प्रक्रिया में गलत नहीं पाया गया है। आरपी मिश्रा जी, जैन साहब कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होती, और कोई ये गलत बात थोड़ी नहीं कि अगर एक ही स्कूल में तमाम टैलेंट हो सकता है, एक ही स्कूल में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कई लोग टॉप कर सकते हैं, उसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए जो आरोप लगाए गए हैं कि एक ही परिवार के लोग उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं होता है। अभी जो परीक्षा, आपको याद होगा कि एक टीईटी की परीक्षा हुई थी जिसमें शिक्षा निदेशक माध्यमिक संजय मोहन जेल गए, पूरा हुआ। वहाँ क्या हुआ था, पूरे सेटिंग हो गई थी और पेपर पूरा सेट करके लाखों रुपए का ये हो चुका है। ऐसा नहीं, ये होता है, सेटिंग होती, विद्यालय में होता है। इस तरह का कहीं ना कहीं जहाँ होता है आवाज उठाई। इस तरीके के ये जरूर है कि माननीय न्यायालय ने अभी संज्ञान नहीं लिया, माननीय न्यायालय में संज्ञान नहीं लिया है। ये चीज उठा दिए, हो सकता है ये मुद्दा आगे भी उठाया जा सकता है। ये मुद्दा उठाया गया कि नहीं उठाया गया ये अगर इस तरीके की गड़बड़ियां पाई गई, देखिए जो लोग जो अभ्यर्थी है वो चोरी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सरकार किसी को चोरी नहीं करने देगी। और जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं उनको जेल भेजने का काम सरकार कर रही है। जी चलिए, नहीं सवाल ये उठता है जैन साहब, आरपी मिश्रा जी कह रहे हैं कि क्या एक ही परिवार में पूरा टैलेंट आ जाता है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर परिवार के कई लोग अगर इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं जी, देखिए एक आरोप लगाना, इस चीजों को सोच लेना अलग बात है, लेकिन जब कोई भी कार्रवाई होती है वो चाहे स्टेप करे, पुलिस करे, प्रशासन करे, तो उसके लिए तथ्यों का होना जरूरी है। जब भी इस तरीके के तथ्य पाए गए हैं तब उन लोगों को जेल जाना पड़ा जो इस तरीके की गलत गतिविधियों में शामिल रहे। ठीक, और सरकार इस चीजों के लिए पूर्ण रूप से एकदम स्पष्ट उसका मत है कि अगर कोई भी इस तरीके की गड़बड़ी करेगा तो उसकी जगह जेल है और उसको हमेशा के लिए दोबारा कभी किसी परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा। जैन साहब, सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन आपके अधिकारी सुधरते नहीं है, दिक्कत ये है। नहीं, वही अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए सरकार का अंग है अधिकारी, वही अधिकारी कार्रवाई करके उन लोगों को जेल भेज रहे हैं जो इस तरीके के गलत कार्यों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो ये कहना कि कहीं पे कार्रवाई नहीं हो रही, किसी जेल नहीं भेजा रहा है, चाहे जिस परीक्षा में, हर परीक्षा में जो चोर हैं, मैं तो उनको चोर कहता हूं, बौद्धिक क्षमता को चोरी करने वाले लोग, जो बुद्धिजीवी है, जिसने काम किया है, उसकी अपेक्षा नकल करके या बैठ करके या सालों बैठाल करके तो पिछले के दरवाजे से अंदर एंट्री करना, वो चाहे एडमिशन की प्रक्रिया हो या फिर किसी जॉब की प्रक्रिया में हो, उसमें लोग चोरी करना चाहते हैं, लेकिन उस चोरी पे लगाम लगाया गया है और जहां पर भी इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं उनको जेल भेजा गया। ठीक है अनूप जी, भाई सरकार तो सियारत दे रही है लोगों को, जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं तमाम लोगों को जेल भी भेजा गया है, आपको एतबार क्यों नहीं होता है? और कोर्ट ने भी साफ कर दिया था कि नहीं, इसमें 1 महीने तक के अंदर भर्ती कर दी जाए लोगों की। सवाल ये है कि अगर सब कुछ बढ़िया चलता तो 1.5 साल नहीं लगते हैं जी। दूसरा बात ये है कि इन्होंने कहा कि 4 लाख लोगों को जो है हम कैसे जॉब दे सकते हैं। सवाल 4 साल का नहीं है, सवाल है न्यायोचित प्रक्रिया का। अगर न्यायोचित प्रक्रिया होती तो ये सवाल नहीं उठते। और ये कह रहे हैं कि तथ्य और आंकड़े चाहिए, एसटीएफ के द्वारा इतनी गिरफ्तारी हुई है उसके लिए क्या जो है हम तथ्य दें? तो सरकार के पास है, सरकार का अंग है एसटीएफ ने उनको जो है नहीं, लेकिन जब गड़बड़ी मिली तो सरकार ने एक्शन लिया ना। और जो नहीं अनूप जी, जब गड़बड़ी हुई तो सरकार ने एक्शन लिया ना। गड़बड़ियां हो रही है ना, ये कौन लोग कर रहे हैं जी, नहीं तो सरकार भी एक्शन ले रही है ना। तीसरी बात, गड़बड़ियां क्यों हो रही है भाई? हम मतलब नौकरी के लिए फॉर्म भरता है बच्चा, पैसा लगाता है। अरे आप तो नौकरियां भी नहीं दे पाए, जहां आपकी सरकार है आप तो नौकरियां भी नहीं दे पाए, और आप लोगों के भड़काने से ये लोग गए न्यायालय। कहीं पर भी न्यायालय ने गलत नहीं ठहराया, न्यायालय ने गलत नहीं ठहराया, न्यायालय ने गलत नहीं ठहराया, पूरा देश सुन रहा है, न्यायालय ने गलत नहीं ठहराया। आप लोगों के भड़काने से ये लोग गए न्यायालय में। संस्था उसने बताया कि इस देश में बेरोजगारी 25% से ज्यादा बढ़ गई है। इनको अभी भी जो है हवाबाजी करना, हवाबाजी से नीचे आते ही नहीं है। जो दो मसले हैं मैं रखना चाहता हूं जी। ये जो मेरिट लिस्ट तैयार करके पब्लिश की है उसपे से 69,000 में 50,000 शुरू के 50,000 रैंक का चयन सामान्य वर्ग में हुआ है। ये सवाल है, ये ऐसा नहीं कि कोर्ट में ये नहीं गया तो इसको नहीं माना जाएगा, ये सवाल है। दूसरा, सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है, ओबीसी का कट ऑफ है, उसमें 0.4% का ही अंतर है, जबकि 18,000 के आसपास जो है वैकेंसी ओबीसी की है। तीसरा पॉइंट ये है
कि एक ही परिवार के, जो आरपी मिश्रा साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर में इस तरीके की धांधली आई, एक ही परिवार के एक ही सेंटर से कई लोग ऐसे सिलेक्ट हुए हैं, ये इतना बड़ा धांधली है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार संलिप्त है। जब ये सर के ऊपर से पानी चला गया। अरे भाई अनूप पटेल जी, अनूप जी आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आपको नहीं लगता है कि एक परिवार से कई टैलेंट हो सकते हैं? इनका ये क्रियाकलाप रहा है इसी तरीके का कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस को ऐसा दिखाई दे रहा है। अरे आप न्यायालय जाइए ना, अगर न्यायालय भरोसा आप न्यायालय जाइए, ठीक है, उनका नहीं हो जाएगा। सवाल है, आप कह दो कि वो बात न्यायालय में गई तो वो बात आप दो बातें कह रहे हैं, दूसरी बात नहीं मानेंगे। आप दो बातें एक साथ कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोनों बातें कैसे मान ली जाए? कार्रवाई तब किया जब शिकायत कर रहे हैं। फिर वही बात, क्यों आपकी प्रक्रिया क्यों नहीं सही? आप एक तरफ कह रहे कार्रवाई हो रही है, फिर कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको नौकरी देना है कि बच्चों को गोल गोल घुमाना है? आप भ्रमित करने का काम आप कर रहे हैं, बच्चों को भ्रमित करने का काम आप कर रहे हैं। न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, अगर न्यायालय पे आपको भरोसा है तो ठीक है। नहीं बाकी राहुल गांधी चलाएंगे देश को, अनूप जी से न्यायालय चलाएगा, संविधान चलाएगा, संविधान चलाएगा, व्यवस्था चलाएगी, और न्यायालय ने निर्णय दे दिया है। जब से योगी बाबा आए हैं कोई भी भर्ती कंप्लीट बिना कोर्ट कचहरी की नहीं हुई, ऐसे कैसे? अनूप पटेल जी, लोकतंत्र का अधिकार है। मुझे एक सवाल, समय खत्म हो गया, कोई चीज नहीं है, समय खत्म। अनूप जी से मुझे एक सवाल है, अनूप जी, क्या इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हो बिना कोर्ट जाए कोई भर्ती संपन्न हो पाई है आज तक? मैंने कहा कि इनकी उस समय भी होती थी, इनकी कोई भी भर्ती जी, मैं कह रहा हूँ A to Z भर्ती। नहीं पिछली जो सरकारें थी क्या बिना कोर्ट के वो भर्ती हुई कभी भी? हमेशा कोर्ट में तो लोग जाते ही जाते हैं, लेकिन A to Z 100% नहीं विवादित हो सकती। उसमें से कुछ जो है सरकार जो है ठीक काम करती है जी। इसमें इस कार्यक्रम, अरे इन शिक्षकों की भर्ती का मामला पिछले 15 साल से चल रहा है। इसी सरकार में कुछ परसेंट काम ठीक होता है, हमारी सरकार में 100% काम सही हो रहा है। दिक्कत इनको इस बात की है। ठीक है जैन साहब आखिर सवाल जल्दी से, आखिर इन शिक्षकों की भर्ती कब होगी, कब इन पर ये अधर से हटेंगे? देखिए माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार टीम का गठन कर दिया गया, एक्सपर्ट टीम का। एक्सपर्ट टीम 4 जो क्वेश्चन है उस पर निर्णय दे देगी और नई कटाफ जारी होकर के अगर उस पर कोई संशोधन होता है 4 क्वेश्चन में तो नई कटाफ जारी हो जाएगी, अगर संशोधन नहीं है तो यही कटाफ रहेगी। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सरकार बहुत जल्द इन भर्तियों को पूरा कर लेगी। आरपी मिश्रा जी, बस आपका आखिरी कमेंट, क्या हो पाएगी 69,000 शिक्षकों की भर्ती? देखिए, जो लगता है कि जो विरोध चल रहा है ये अभी और आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसमें कई तब से कोर्ट में ही जा रहा है, यहाँ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पकड़ गया है, लेकिन मुझे लगता है जो मुद्दे छूटे हुए हैं उनको उनके लिए अभ्यर्थी अभी जा सकते हैं, क्योंकि उनको रिलीफ नहीं मिला जो आरोप लगाए गए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से भर्तियां अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हो पाए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जैन साहब जहां उम्मीद जता रहे हैं कि अगली तारीख तक ये पूरा मामला साफ हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी के चेयरमैन उन 4 सवालों पर अपना वो रख देंगे, आख्या रख देंगे और कोर्ट उस मामले को साफ कर देगा और 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। लेकिन आरपी मिश्र साहब का मानना है कि नहीं, अभी लंबा चलेगा, क्योंकि ये एक ही मामला नहीं है, अभी आरक्षण का मामला भी है और उसमें एक ही परिवार के कैसे कई लोग सिलेक्ट हो गए इसका भी मामला है, इसलिए ये अभी लंबा चलेगा। विपक्ष का भी यही मानना है कि ये मामला इतना आसान नहीं है, जो गड़बड़ियां हुई है उसके लिए लोग कोर्ट जाएंगे और उस पर अभी कार्रवाई होती रहेगी। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अभी ये मामला अधर में लटका रहेगा और सवाल सबसे बड़ा के न्यूज का यही है कि आखिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।